हेलो क्लास 12th बच्चों, मैं सुषमा श्रीवास्तव आप लोगों को समाज शास्त्र में हमारा लेसन प्रारंभ हुआ था सांस्कृतिक परिवर्तन। तो इस सांस्कृतिक परिवर्तन में हमने बच्चों पहला पढ़ा था इसमें संस्कृतिकरण, फिर उसके बाद हमने पढ़ा पश्चिमीकरण और आज का हमारा टॉपिक है आधुनिकीकरण। तो आज हम लोग बच्चों आधुनिकीकरण के बारे में पढ़ेंगे कि सांस्कृतिक परिवर्तन के अंतर्गत आधुनिकीकरण में क्या क्या परिवर्तन और किस तरह से परिवर्तन हुए हैं। तो आधुनिकीकरण जो है इसमें कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है आधुनिकीकरण में, क्योंकि आधुनिकीकरण स्वयं में एक परिवर्तित ही है। तो इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुए हैं, लेकिन जो भी परिवर्तन हुए हैं उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। सामाजिक वैज्ञानिकों ने 19वीं शताब्दी से ही सामाजिक वैज्ञानिकों ने 19 शताब्दी से ही यूरोप के देशों में औद्योगिकरण के कारण सामाजिक परिवर्तन शुरू हुए थे। तो आधुनिकीकरण के अध्ययन में उन्होंने रुचि लेना भी प्रारंभ कर दिया। आधुनिकीकरण इसका प्रयोग तीव्र सामाजिक परिवर्तन के लिए तथा सामाजिक प्रघटना को समझने के लिए किया गया। तो औद्योगिकरण तथा आर्थिक विकास से अथवा वैज्ञानिक तकनीकी विकास से इसे जोड़ा जाता है। वास्तव में आधुनिकीकरण एक बहुपक्षीय अवधारणा है। अर्थशास्त्री जो हैं इन्होंने आधुनिकीकरण को आर्थिक विकास तथा प्राकृतिक साधनों पर नियंत्रण के रूप में अध्ययन किया है, लेकिन समाजशास्त्री तथा मानवशास्त्री की रुचि वैभिन्नीकरण की प्रक्रिया पर अधिक रही है। तो ये वैभिन्नीकरण की प्रक्रिया द्वारा नवीन संरचनाओं का विकास होता है और आधुनिकीकरण जो है इसमें समाजशास्त्रियों ने अधिक रुचि दिखाई। इसमें राजनीति शास्त्रियों ने आधुनिकीकरण को राजनीतिक आधुनिकीकरण के रूप में देखने का प्रयास किया और अपना ध्यान सरकारों द्वारा तीव्र परिवर्तन की मांगों ने प्रत्युत्तर तथा सामाजिक संघर्षों के अध्ययन पर केंद्रित किया। अब हम लोग देखेंगे आधुनिकीकरण की प्रमुख विशेषताएं।
आधुनिकीकरण की प्रमुख विशेषताएं। तो आधुनिकीकरण की प्रमुख विशेषताओं में पहला हमारा पॉइंट है सामाजिक संचालन तथा सामाजिक वैभिन्नीकरण। सामाजिक संचालन तथा सामाजिक वैभिन्नीकरण। तो सामाजिक संचालन आधुनिकीकरण की सामाजिक जनसंख्यात्मक विशेषता है तथा इसको हम प्राचीन तत्वों को छोड़कर आधुनिक प्रतिमानों की तरफ अगर देखेंगे तो आधुनिकीकरण की इस सामाजिक जनसंख्यात्मक अध्ययन में स्टैंड ने इसके बारे में कुछ बातें बताई हैं। तो उन्होंने क्या बताया है, इसी सामाजिक संचालन तथा सामाजिक वैभिन्नीकरण में स्टैंड ने कहा है, उनका पहला पॉइंट है कि मशीनों, इमारतों तथा प्रयोग की वस्तुओं के प्रदर्शन द्वारा आधुनिक जीवन के पहलुओं को अपनाना। दूसरा, जनसंचार की प्रक्रिया। तीसरा, निवास में परिवर्तन। चौथा, नगरीकरण। पांचवा, कृषि व्यवसायों में परिवर्तन। छठवां, कृषि का यंत्रीकरण। और सातवां, प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी। तो इसमें इनका कहना है कि मशीनों, इमारतों तथा प्रयोग की वस्तुओं के प्रदर्शन द्वारा आधुनिक जीवन के पहलुओं को अपनाना। तो इसमें जो भी मशीनों द्वारा जहाँ पे अधिक व्यक्ति काम करते थे उसको मशीन द्वारा संपन्न किया गया कार्य को, और धीरे धीरे यह चारों तरफ इसकी प्रक्रिया जो है वह फैलने लगी। जब लोगों के पास आय के स्रोत बढ़े तो उनके निवास में भी परिवर्तन हुआ। इससे पहले भी हमने देखा था संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण में कि बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना जो है वो नगरों में हुई, तो लोग गांव को छोड़कर नगरों की तरफ जाना प्रारंभ कर दिया उन्होंने, और वहाँ पर जनसंख्या भी अधिक बढ़ने लगी। और फिर गांव में जो था कृषि का व्यापार जो था वह कम होने लगा, क्योंकि लोग अपनी जीविकापार्जन के लिए नगरों की तरफ पलायन करने लगे। और कृषि का कार्य जो था उसके लिए भी पहले था, देखिए बैलों से द्वारा, इसके द्वारा सब कृषि का कार्य किया जाता था, लेकिन अब कृषि के कार्य में भी यंत्रीकरण का प्रयोग किया जाने लगा है। जब चारों तरफ से हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी होने लगी तो प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी होने लगी, कि व्यक्ति के आय का जो स्रोत था वह बढ़ने लगा। तो सामाजिक संचालन के अतिरिक्त इसमें व्यक्तिगत प्रक्रियाओं तथा संस्थात्मक संरचना की दृष्टि से भी अधिक विभेदीकृत तथा विशेषीकृत हुआ।
तो आधुनिक समाज में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में विभेदीकरण पाया जाने लगा। तो इन पहलुओं में अधिक जटिलता पाई जाने लगी। फिर दूसरा है संरचनात्मक विभेदीकरण। संरचनात्मक विभेदीकरण। तो संरचनात्मक विभेदीकरण में ईशनस्टेन ने कहा कि आधुनिकीकरण की एक विशेषता निरंतर संरचनात्मक विभेदीकरण है। सभी क्षेत्रों से पुराने संगठनों का विघटन हो जाता है और नए नए संगठन विकसित होने लगते हैं। सामाजिक संरचना में धर्मनिरपेक्षीकरण, नए प्रकार के आर्थिक संगठनों का विकास, नौकरशाही प्रशासन, व्यापारीकृत अर्थव्यवस्था तथा व्यावसायिक विविधता इत्यादि में विभेदीकरण होते रहते हैं। अब तीसरा है संगठनात्मक तथा स्थिति व्यवस्थाओं में परिवर्तन। संगठनात्मक तथा स्थिति व्यवस्थाओं में परिवर्तन। आधुनिक समाजों में प्रक्रियात्मक रूप से यदि देखा जाए तो विशिष्ट संगठन श्रम विभाजन के विकास के कारण पाए जाते हैं तथा आधुनिकीकरण की प्रक्रिया नातेदारी व्यवस्था तथा प्रदत्त विशेषताओं को समाप्त कर देता है। समाज में नवीन वर्गों का निर्माण होता है। तो सामाजिक प्रकारों तथा प्रक्रिया में भी परिवर्तन आ जाते हैं। फिर चौथा है सामाजिक तथा राजनीतिक आंदोलन। सामाजिक तथा राजनीतिक आंदोलन तो ये भी आधुनिकीकरण की प्रक्रिया अनेक सामाजिक तथा राजनीतिक आंदोलनों को जन्म देती है, जिसमें राजनीतिक तथा सामाजिक संरचनाओं में काफ़ी परिवर्तन आ जाते हैं। और राजनीतिक क्षेत्र में आधुनिकीकरण, राजनीतिक क्षेत्र में आधुनिकीकरण जो है इसको विशेष केंद्रित सत्ता, बड़े बड़े प्रशासनों तथा राजनीतिक अभिकरणों का विकास होता है। और आधुनिक समाज प्रजातांत्रिक है, क्योंकि इसके प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में स्वतंत्रता, समानता तथा भ्रातृत्व के अधिकार प्राप्त होते हैं। फिर पांचवा है हमारा
अनुकूलन जन प्रवृत्तियाँ, अनुकूलन जन प्रवृत्तियाँ। तो आधुनिक समाजों में परंपरागत प्रतिमानों का स्थान आधुनिक प्रतिमान लेते हैं, जिसमें एकमत तथा समाज की जन प्रवृत्तियाँ रहती हैं। अधिक से अधिक जनसंख्या केंद्रित तथा अन्य गतिविधियों में हिस्सा लेना शुरू कर देती हैं। फिर छठवां है व्यापक शिक्षा। आधुनिकीकरण के साथ साथ शिक्षा संगठनों तथा शिक्षा कार्यों में विशेषीकरण हो जाता है तथा शिक्षा का व्यापक विस्तार हो जाता है। तो सामान्य शिक्षा के अतिरिक्त व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षा का भी विस्तार हो जाता है। तो शिक्षा का व्यापक विस्तार ही नहीं होता, शिक्षा का व्यापक विस्तार इसमें नहीं होता, अपितु इसमें विविधता भी आ जाती है। और सातवां है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जो है, आधुनिकीकरण एक पृथक राष्ट्रीय तथा राज्य समुदायों तक ही सीमित नहीं है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का विकास करना है। आधुनिकीकरण का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है तथा इससे एक विश्व की कल्पना साकार रूप की तरफ बढ़ती जा रही है। तो ये हमने बच्चों आधुनिकीकरण की विशेषताएं पढ़ी, जिसमें पहला था सामाजिक संचालन तथा सामाजिक वैभिन्नीकरण। दूसरा है हमारा संरचनात्मक विभेदीकरण। और तीसरा है संगठनात्मक तथा स्थिति व्यवस्थाओं में परिवर्तन। और चौथा है सामाजिक तथा राजनीतिक आंदोलन। और पांचवा है अनुकूलन जन प्रवृत्तियाँ। छठवां है व्यापक शिक्षा। और सातवां है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। तो ये हमने आधुनिकीकरण की विशेषताओं के बारे में पढ़ा। अब हम आगे जो है भारत में आधुनिकीकरण तथा सांस्कृतिक परिवर्तन। भारत में आधुनिकीकरण तथा सांस्कृतिक परिवर्तन, इसके बारे में जानकारी लेंगे। हमारा प्रत्येक समाज के स्वरूप में परिवर्तन होते रहते हैं। तो इसी तरह भारतवर्ष में
भी समाज सदैव वर्तमान रूप में पाया जा रहा है, जिसे हम भारतीय समाज में परंपरा की संज्ञा देते हैं। वहीं इसमें दीर्घ विकास का भी परिणाम पाया जाता है। भारत पर प्रारंभ से ही अनेक आक्रमण हुए हैं। ये इतिहास जो लोग पढ़ते हैं वो जानते होंगे कि भारत पर प्रारंभ से ही अनेक आक्रमण हुए हैं और काफ़ी समय के लिए यहाँ विदेशियों का शासन भी रहा है। इसमें अनेक सामाजिक धार्मिक आंदोलनों ने भी व्यक्तियों को प्रभावित किया और उनके मूल्यों में परिवर्तन हुआ। तो भारतीय पारिवारिक जीवन जो है वह धार्मिक जीवन, विवाह एवं क्रियाओं तथा सामाजिक संरचना, इनमें शताब्दियों से प्रभावित होती चली आ रही है। भारतीय गांव में जाति व्यवस्था तथा संयुक्त परिवार प्रणाली, जिन्हें भारतीय संरचना के स्तंभ कहा जाता है, तो वे जो हैं ये भारतीय समाज में परंपरागत समाजों की विशेषता सजातीयता के विपरीत भिन्न भिन्न धार्मिक तथा जातीय समूह पाए जाते हैं, जिनकी जीवन पद्धति में काफ़ी अंतर है। वास्तव में ये देखा जाए तो भारत को आज परंपरागत समाज कहना उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि यह आज आधुनिकता की ओर अग्रसर है। भारत में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का श्री गणेश अंग्रेजी शासन में पश्चिमी शिक्षा, नवीन प्रशासनिक व्यवस्था तथा आधुनिक उद्योगों के विकास के परिणाम हुआ है। इसके परिणाम स्वरूप एक नवीन मध्यम वर्ग का जन्म हुआ, जिसमें व्यावसायिक वर्गों, नौकरशाही में पदाधिकारियों तथा तकनीकी विशेषज्ञ सम्मिलित थे। यह वर्ग जो है परंपरागत सामाजिक संरचना के लिए अनजाना व्यक्त हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें अधिकांश लोग उच्च जातियों के थे। तो इसलिए इस वर्ग ने जहाँ एक तरफ आधुनिकीकरण लाने में योगदान दिया, वहाँ पर स्त्रीकरण के क्षेत्र में इसमें परंपरावादी समूहों की सत्ता को ही मजबूत किया है। तो इस प्रकार ये देखेंगे कि आधुनिकीकरण ने भारतवर्ष में परंपरा को सुदृढ़ बनाने का कार्य किया और यह आधुनिकीकरण का ही एक अंग है जो समाज का राजनीतिकरण तीव्रता से हो रहा है।
और राजनीतिकरण का विकास जो है, इस प्रक्रिया में परंपरागत संस्थाएं क्या हैं? गांव, जाति तथा धर्म का प्रयोग किया जा रहा है इसमें। तो राजनीतिक दल जो है, यह भी अपनी बहुत बड़ा योगदान इसमें दे रहा है। कैसे दे रहा है? जैसे पंचायतें प्रदेश तथा राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले चुनाव प्रचार में राजनीतिक दल तथा प्रत्याशी धर्म, संप्रदाय, जाति तथा नातेदारी का प्रचार करते हैं। तो भारतवर्ष में आधुनिक प्रजातंत्र तथा परंपरागत मूल्य एक साथ कार्य कर रहे हैं। तो भारत में शिक्षा के विकास की मांग बढ़ती जा रही है, क्योंकि शिक्षा निम्न जातियों के सम्मान की भावना तथा गतिशीलता की संभावना को बढ़ावा देती है। अब देखिए, नौकरी के नए अवसर प्रदान करके गतिशीलता में ये सहायता देती है। तो शिक्षा जो कि आधुनिकीकरण का एक अभिकरण है, स्थिति को मजबूत करने अथवा गतिशीलता में सहायता देती है। आधुनिक भारत में गतिशीलता के दो प्रक्रियाएं हैं, सांस्कृतिकरण तथा पश्चिमीकरण। सांस्कृतिकरण को इससे पहले आपको बताए हैं और पश्चिमीकरण के बारे में भी आपको बताए हैं। तो ये दोनों प्रक्रियाएं, इनके द्वारा कुछ जनसंख्या परंपरा की ओर तथा कुछ आधुनिकता की ओर बढ़ रही हैं। संचार साधनों के तीव्र विकास ने सामाजिक एवं व्यक्तिगत गतिशीलता को बढ़ा दिया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतवर्ष ने प्रजातंत्र तथा समाजवाद को अपना प्रमुख आधार बना लिया, जो कि स्वयं आधुनिक समाज के लक्षण हैं। तो भारतवर्ष में आधुनिकीकरण के लिए सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन आया और भारत में आधुनिकीकरण के लिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, बिंदु हैं, जिनके बारे में हम अब पढ़ेंगे। तो इसमें पहला हमारा है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण जो है, यह आधुनिकीकरण का प्रमुख सूचक नहीं है। यह इसकी एक कुंजी भी नहीं करेंगे। जेम्स बर्ट ई मूर ने औद्योगिकरण को ही आधुनिकीकरण कहा है। इन्होंने ई मूर और जेम्स बर्ट ने औद्योगिकरण को ही आधुनिकीकरण कहा है। क्यों? क्योंकि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से प्राचीन समाज आधुनिक
आर्थिक दृष्टि से संपन्न तथा राजनीतिक दृष्टि से स्थायी समाज बनते हैं। आधुनिक भारत में औद्योगिकरण बड़ी तीव्रता से बढ़ा और भारतवर्ष संसार में औद्योगिकरण की दृष्टि से एक प्रमुख देश बन गया है। भारतवर्ष में सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों में अनेक प्रकार के उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया ताकि बढ़ती हुई आवश्यकताओं को सरलता से पूरा किया जा सके और लघु उद्योगों को विकसित तथा पुनर्गठित करने के लिए सरकार ने भी कदम उठाए। और इसका दूसरा पॉइंट है नगरीकरण। नगरीकरण आधुनिकीकरण का ही लक्षण है। भारतवर्ष में नगरीय जनसंख्या में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। सन 1901 में भारत में नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या का केवल 11.0% थी और यही सन 2011 की जनगणना के अनुसार यह 31.0% है। तो औद्योगिकरण और नगरीकरण में कोई अनिवार्य सहसंबंध नहीं है। फिर भी यह देखा गया कि अत्यधिक नगरीय क्षेत्र अत्यधिक उद्योग प्रधान क्षेत्र भी होते हैं। दोनों जो हैं एक साथ पाए जाते हैं। आधुनिकीकरण पहले बड़े नगरों में ही होता है तथा फिर धीरे धीरे कस्बों तथा गांवों में भी फैल जाता है। अब तीसरा है लौकिकता अथवा धर्मनिरपेक्षता। लौकिकता अथवा धर्मनिरपेक्षता। तो आधुनिक समाज लौकिक समाज है और भारतवर्ष में भी लौकिकीकरण की प्रक्रिया तेजी से होती जा रही है। वास्तव में इसकी शुरुआत अंग्रेजी शासनकाल में हुई थी। क्योंकि संचार साधनों में वृद्धि, नगरीकरण तथा पश्चिमी शिक्षा के परिणाम स्वरूप लौकिकीकरण की प्रक्रिया का जो है यह लौकिकीकरण की प्रक्रिया प्रबल होती गई और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतवर्ष में धर्मनिरपेक्ष राज्य की घोषणा कानून के सामने सभी नागरिकों के समान अधिकार तथा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार ये सब लौकिकीकरण की प्रक्रिया का ही परिणाम है।
लेकिन कुछ विद्वानों का कहना है कि भारतीय समाज लौकिक समाज ही नहीं हो सकता, ऐसा सोचना भ्रम है। चौथा है फिर पश्चिमीकरण। पश्चिमीकरण के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी शासनकाल में भारतवर्ष में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। 150 वर्षों के अंग्रेजी राज्य के फलस्वरूप भारतीय समाज और संस्कृति में अनेक परिवर्तन हुए, जिसमें तकनीकी संस्थाओं, विचारधाराओं और मूल्यों में होने वाले परिवर्तन प्रमुख हैं। डैनियल लर्नर ने पश्चिमीकरण की प्रक्रिया को ही आधुनिकीकरण कहा है। उनका कहना है कि आधुनिकीकरण के परिणाम स्वरूप संचार व्यवस्था में क्रांति आती है, नगरीकरण बढ़ता है तथा शिक्षा का विस्तार होता है, जिसमें प्रति व्यक्ति आय और राजनीतिक साझेदारी प्रभावित होती है। तो भारतवर्ष में ऐसा ही हुआ। पश्चिमीकरण से नगरीकरण, साक्षरता, संचार साधनों में वृद्धि तथा आर्थिक एवं राजनीतिक विकास हुआ। पांचवा है शिक्षा। शिक्षा जो है यह आधुनिकीकरण का एक अभिकरण है। क्योंकि शिक्षा से आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहन मिलता है तथा जिस देश में जितनी अधिक साक्षरता होगी वह देश उतना ही विकसित होगा। भारत में अंग्रेजी शासनकाल में पश्चिमी शिक्षा का प्रचलन हुआ, जिसमें विभिन्न जातियों में जागरूकता आई। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में शिक्षा प्रसार पर काफ़ी ध्यान दिया गया और सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 74.04% 74.04% जनसंख्या शिक्षित है। प्रौढ़ शिक्षा के लिए भी विशेष अभियान चलाए गए। शिक्षा समानता व धर्मनिरपेक्षता की भावनाओं तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करके आधुनिकीकरण लाती है। फिर अगला है छठवां सामाजिक परिवर्तन। आधुनिकीकरण का सामाजिक परिवर्तन जो है
ये भी आधुनिकीकरण की ही देन है। भारतवर्ष में सामाजिक परिवर्तन तीव्रता से हो रहा है तथा सरकार द्वारा सामाजिक नियोजन द्वारा दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन योजनाएं बनाकर सरकार भारत को समाजवाद के लक्ष्य की ओर निरंतर प्रयास किया जा रहा है। शिक्षा द्वारा सामाजिक परिवर्तन लाने के कई प्रयास किए जा रहे हैं और वास्तव में सामाजिक परिवर्तन आधुनिकीकरण का लक्षण होने के साथ साथ इसका लक्ष्य भी है। फिर अगला है राजनीतिकरण तथा जनतंत्रीकरण। राजनीतिकरण तथा जनतंत्रीकरण तो उच्च सहभागिता, संस्थागत राजनीतिक प्रतियोगिता, वयस्क मताधिकार तथा राजनीतिक स्थायित्व भी आधुनिकीकरण के सूचक हैं, जो कि समकालीन भारतीय समाज में पाए जाते हैं। देखिए, चुनावों के समय भारत में काफ़ी जनसंख्या अपने मताधिकार का प्रयोग करती है और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सभी वयस्क नागरिकों को अधिकार मिला हुआ है कि विभिन्न राजनीतिक दल संस्थागत रूप से सत्ता प्राप्त करने के लिए प्रतियोगिता करते हैं। पिछले सभी चुनावों में यह प्रक्रिया यह सिद्ध करती है कि भारतवर्ष में प्रजातंत्र की जड़ें काफ़ी मजबूत हैं तथा पश्चिमीकरण के प्रभाव के परिणाम से भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जिस धर्मनिरपेक्ष जनतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना हुई है, उसके कुछ विकासशील देशों की तरह असफल होने की कोई संभावना नहीं है। अगला, गतिशीलता तथा नवीन सामाजिक वर्गों का विकास। गतिशीलता तथा नवीन सामाजिक वर्गों का विकास। गतिशीलता आधुनिक समाजों की विशेषता है तथा भारत पश्चिमीकरण के परिणाम स्वरूप सामाजिक गतिशीलता में काफ़ी वृद्धि हुई। संस्कृतिकरण, नगरीकरण, औद्योगिकरण तथा पश्चिमीकरण ने सामाजिक गतिशीलता को प्रोत्साहन दिया, जिससे पश्चिमी शिक्षा से भारत में नए अभिजन वर्ग का विकास हुआ, जिसने आधुनिकता लाने में विशेष योगदान भी दिया। भारत में राजनीतिक, सामाजिक
तथा आर्थिक क्षेत्रों में वैभिन्नीकरण में नए वर्णों का विकास हुआ तथा द्वितीयक समितियों की संख्या में वृद्धि भी हुई। द्वितीयक समितियों की प्रधानता आधुनिक समाजों की ही विशेषता कही गई है। इससे प्रजातांत्रिक व्यवस्था में अधिक स्थायित्व आता है और भारत में एक सुदृढ़ मध्यम वर्ग का विकास अभी नहीं हुआ। फिर भी बुद्धिजीवियों का एक समूह निश्चित रूप से विकसित हुआ है जो कि सामाजिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान रखता है। तो ये आज हमने पढ़ा बच्चों आधुनिकीकरण। तो आधुनिकीकरण में आप लोगों ने आधुनिकीकरण की विशेषताएं, तो आधुनिकीकरण की विशेषताओं में सामाजिक संचालन तथा सामाजिक वैभिन्नीकरण, इसमें आपके 7 पॉइंट थे। मशीनों, इमारतों तथा प्रयोग की वस्तुओं के प्रदर्शन द्वारा आधुनिक जीवन के पहलुओं को अपनाना। दूसरा था जनसंख्या की प्रक्रिया और तीसरा था निवास में परिवर्तन। चौथा था नगरीकरण। पांचवा था कृषि व्यवसायों में परिवर्तन और छठवां था कृषि का यंत्रीकरण और सातवां था प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी। तो इसकी विशेषता में पहला पॉइंट था और फिर दूसरा था हमारा संरचनात्मक विभेदीकरण और तीसरा था संगठनात्मक तथा स्थिति व्यवस्थाओं में परिवर्तन और चौथा था सामाजिक तथा राजनीतिक आंदोलन। सामाजिक तथा राजनीतिक आंदोलन और पांचवा था अनुकूल जन प्रवृत्तियाँ। छठवां था व्यापक शिक्षा और सातवां था अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। फिर हमारा टॉपिक था भारत में आधुनिकीकरण तथा सांस्कृतिक परिवर्तन। तो इसमें भी कुछ हमारे पॉइंट थे, तो जिसमें पहला हमारा था औद्योगिकरण, दूसरा था नगरीकरण, तीसरा था लौकिकता अथवा धर्मनिरपेक्षता और चौथा था पश्चिमीकरण और पांचवा था शिक्षा और छठवां था सामाजिक परिवर्तन और सातवां था राजनीतिकरण तथा जनतांत्रिकरण और आठवां था गतिशीलता तथा नवीन सामाजिक वर्गों का विकास। तो आज हमने बच्चों इसमें आधुनिकीकरण पढ़ा है। हमने 3 इसमें जो है पढ़ चुके हैं, संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण और आज था हमारा आधुनिकीकरण। अब हमारा एक और बचा है
पंथ निरपेक्षीकरण। तो पंथ निरपेक्षीकरण जो है इसको अगले टर्न पर आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो ये हमारा चैप्टर जो चल रहा था सांस्कृतिक परिवर्तन। तो सांस्कृतिक परिवर्तन में संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण, ये 3 हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज इतना ही बच्चों, धन्यवाद।